कितनी कमाल की बात है ने कि कैसे मैं इस पपेट को कंट्रोल कर रहा हूँ। इससे मैं जो चाहे जैसे चाहे करवा सकता हूँ। कुछ इसी तरह से हमारा ब्रेन भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेट्स सी कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो आप क्या जवाब दोगे? मैं शर्मा जी द 12th का छोटा बेटा, शर्मा जी द 13th। अरे भाई ऐसे नहीं, ये बताओ कि अपनी पूरी बॉडी में से तुम क्या हो? क्या तुम अपने हैंड्स हो? क्या तुम अपने लेग्स हो? अच्छा, क्या तुम अपना हार्ट हो? अगर मैं तुम्हारे हार्ट को निकाल के अलग रख दूं तो क्या तुम उसे शर्मा जी द 13th बोलोगे? नहीं ना। तो ना ही तुम तुम्हारे हैंड्स हो, ना ही लेग्स हो, ना ही हार्ट हो, तो तुम हो कौन? पापा। अरे कहाँ गया? खैर, हम अपनी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि हम अपने बॉडी के सभी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन है। ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स इन योर बॉडी, ऑल द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू फॉर्म यू। हम हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, उनमें से कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं। और जब हमारी एग्जिस्टेंस का रीज़न ही हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो उसके बारे में जानना तो ज़रूरी हुआ ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के बहुत से पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करता है एंड बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक पपेट की तरह कंट्रोल भी करता है। बट इस काम के लिए तो ब्रेन के पास पहले बॉडी पार्ट्स एंड आसपास के एनवायरनमेंट की करंट सिचुएशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिकॉज ब्रेन को अगर पता ही नहीं होगा कि कब कौन सा पार्ट क्या कर रहा है एंड एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तो वो आखिर उन्हें कंट्रोल करेगा भी कैसे। इसीलिए ब्रेन तक एनवायरनमेंट एंड बॉडी पार्ट्स के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है एंड ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम होता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स का। सेंसरी न्यूरॉन्स बहुत छोटे छोटे सेंसर्स की तरह है। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारी स्किन में प्रेजेंट न्यूरॉन्स टच सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारी स्किन को टच करती है तो वो न्यूरॉन्स उसे सेंस करके हमारे ब्रेन को उसके बारे में बताते हैं। इसी तरह से ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो कि हमारी नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट डिफरेंट केमिकल्स को सेंस करते हैं। हमारे ईयर में प्रेजेंट न्यूरॉन्स डिफरेंट साउंड्स की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। आइज़ में प्रेजेंट न्यूरॉन्स लाइट को सेंस करते हैं एंड टंग में प्रेजेंट न्यूरॉन्स टेस्ट को सेंस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से सेंसरी न्यूरॉन्स हमारी मसल्स में एंड हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी करंट स्टेटस की इंफॉर्मेशन ब्रेन को देते हैं। एंड पेन रिसेप्टर्स तो बॉडी में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनका काम होता है बॉडी को हो रहे किसी भी हार्म को डिटेक्ट करना। दे आर प्रेजेंट ऑन स्किन, मसल्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब आपको जब जब जिस भी बॉडी पार्ट में पेन हुआ है, दैट्स बिकॉज ऑफ दीज न्यूरॉन्स। चलो हम इन न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अरे अंकल जी, आप कौन हो? मैं शर्मा जी द 11th का बेटा, शर्मा जी द 12th। और मैं इसका बाप, शर्मा जी द 11th। ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को रुलाने की? मारो इसको। अरे बाप रे। Run. बड़ी खतरनाक दुनिया भाई। खैर, वी वर डिस्कसिंग कि एक सेंसरी न्यूरॉन कैसे काम करता है। एक न्यूरॉन के 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं: डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। न्यूरॉन के डेंड्राइट्स एक रिसेप्टर का काम करते हैं। ये डेंड्राइट्स ही इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं एंड जैसे ही किसी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स एक्टिव होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं जो कि न्यूरॉन की सेल बॉडी से उसके एक्सॉन तक पहुंचती है। इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आप एक छोटा सा बिजली का झटका मान सकते हो एंड फिर इस एक्सॉन से इस बिजली के झटके को नर्व एंडिंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। एक्चुअल में पूरा न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल वायर की तरह है जिसमें ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से नर्व एंडिंग्स तक पहुंचती है एंड जैसे ही ये बिजली का झटका नर्व एंडिंग्स तक पहुंचता है, नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं
जो कि आगे जाके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्टिमुलेट कर देते हैं। इसी तरह से इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज कि सभी सेंसरी न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। मतलब अगर हमारे फीट के टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ से उन सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं। फिर वहाँ नर्व एंडिंग से ये इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट होती है एंड इस तरह से ब्रेन तक पहुँचाई जाती है। इंटरेस्टिंग ना? इसका मतलब कि ये न्यूरॉन्स इतने बड़े हो सकते हैं कि फीट से इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाए। न्यूरॉन्स आर एक्चुअली द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। बट बताओ, क्या आईज, ईयर्स, नोज एंड हेड से आ रहे सेंसरी न्यूरॉन्स भी स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी ब्रेन के इतने पास हैं, तो वाई विल दे गो टू स्पाइनल कॉर्ड? सो दे गो टू द ब्रेन। यार असल में ये टॉपिक बहुत वास्ट है एंड आप लोगों के लेवल पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत सी चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। सो आई वुड रिकमेंड कि चीज़ों की एग्जैक्ट डिटेल्स पे ना जाकर बस उनकी ब्यूटी रियलाइज़ करें। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि सभी बॉडी पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे पहुंचती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि कैसे ब्रेन इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ही देखो भैया, पापा ने मेरे को नया लैपटॉप दिलवाया। आपको पता है कितनी प्रोसेसिंग पावर है इसकी? होगी, बट यू नो मेरे पास इससे बहुत बेहतर प्रोसेसिंग पावर वाला कंप्यूटर है, वो है मेरा ब्रेन। यू नो काफ़ी चीज़ों में तो हमारा ब्रेन इज केपेबल इनफ टू आउट परफॉर्म अ सुपर कंप्यूटर। क्रेजी राइट? यू नो ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना आसान नहीं है। आवर ब्रेन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। तो आप लोगों के लेवल पे आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज द मेजर थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। फोर ब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए अलग अलग एरियाज प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया आईज से आ रही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, एक एरिया ईयर से आ रही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, एक टंग से, एक नोज से एंड सो ऑन। फिर कुछ सेपरेट एसोसिएशन एरियाज में इन सभी रिसेप्टर से आ रही इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया जाता है एंड प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी से कंपेयर किया जाता है एंड उसके बेसिस पे ब्रेन कोई डिसीजन लेता है। भैया ये सारी बातें तो मेरे दिमाग के ऊपर से गई। अरे मैं समझाता हूँ। मान लो आपके सामने एक ऑरेंज रखा है। अब हमारी आईज के सेंसरी न्यूरॉन्स फोर ब्रेन तक जाके उसे बताएंगे कि हमें कुछ राउंड राउंड सी ग्रीन कलर की बॉल दिख रही है एंड साथ साथ हमारी नोज में प्रेजेंट सेंसरी न्यूरॉन्स भी फोर ब्रेन को जाके बताएंगे कि हमें कुछ सिट्रसी स्मेल आ रही है एंड फिर हमारी आईज एंड नोज से आ रही सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारे फोर ब्रेन के ही एसोसिएशन एरियाज में कंपेयर किया जाएगा। फिर हमारा ब्रेन सोचेगा कि ये क्या है, राउंड राउंड सा ग्रीन ग्रीन सा जिसकी सिट्रसी स्मेल है। एंड फिर हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन में ही स्टोर्ड प्रीवियस मेमोरी से कंपेयर करेगा। फिर उसे पता चलेगा कि हाँ, मैंने ऐसी ग्रीन ग्रीन सी सिट्रसी स्मेल करने वाली चीज़ तो पहले भी खाई हुई है, इसका टेस्ट कुछ मीठा मीठा सा था एंड इसे खा के मुझे मज़ा आ गया था एंड इस चीज़ को हम ऑरेंज बोलते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन हमारे मोटर न्यूरॉन्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस ऑरेंज को पिक करो एंड खा लो। क्यों, है ना ये इंटरेस्टिंग? यू नो मैं आप लोगों को सभी चीज़ें ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ, सो जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट। अरे अंकल जी आप? क्यों, मैं नहीं पढ़ सकता? अपने टाइम में मैं सारी रात स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था, और मैं दिए की रोशनी में। बट आप दिन में लाइट में क्यों नहीं पढ़ते थे? चुप कर, पढ़ा, ज्यादा बकवास मत कर। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोटर न्यूरॉन्स। यार जैसा कि हमने देखा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचते हैं एंड फिर वहां से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। अब इसी तरह से जब ब्रेन को मसल्स को इंस्ट्रक्ट करना होता है तो हमारे फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट मोटर एरियाज पहले इस इंस्ट्रक्शन को कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से दूसरे मोटर न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को मसल तक लेकर जाते हैं
मतलब जिस पाथ से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही थी उसी पाथ से मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से मसल तक जाते हैं। ये न्यूरॉन व्यूरॉन मैंने कभी ना सुना। हाँ, मैंने नर्व्स वर्ड सुना हुआ है। ये क्या होता है, ये बताओ मुझको। वेरी गुड क्वेश्चन अंकल जी। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर नर्व बना लेते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया से जो सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहे होते हैं वो इकट्ठे होकर एक गुच्छे की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मोटर न्यूरॉन्स को उसी तरफ जाना होता है तो वो भी इसी गुच्छे में मिल जाता है एंड इस न्यूरॉन के गुच्छे को हम नर्व बोलते हैं। मतलब अगर मैं आपकी हैंड की तरफ जा रही नर्व को कट कर दूं तो उस एरिया में ना ही आपको कोई सेंसेशन फील होगी और ना ही आप उस एरिया की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। इंटरेस्टिंग ना। अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं एंड ये नर्व्स जो बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं एंड वहां से इंस्ट्रक्शन लेकर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों दादाजी, आ गया आपको ये सब समझ? अरे दादाजी कहाँ गए? आज तो मैं गरम गरम गाजर का हलवा खाऊंगा। अरे दादाजी आराम से, सारा कार्टून खानदान है। खैर, कैन वी लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? मेरा हाथ जल गया और तेरे को समझाने की पड़ी है। अरे दादाजी म्यूट। क्या आपने नोटिस किया कि गर्म बर्तन को टच करते ही कैसे दादाजी ने फटाफट अपना हाथ हटा लिया? बट हाउ इज इट हैपनिंग? अगर नॉर्मल रिस्पॉन्सेस की तरह पहले इस पेन की इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता एंड फिर ब्रेन इसे प्रोसेस करके हमारे हैंड की मसल्स को उससे दूर हटने के लिए इंस्ट्रक्ट करता, तो इस प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम लग जाता एंड हमारा हाथ जल जाता। पर नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हम बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे हीट रिसेप्टर्स या फिर पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो उन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स इस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाते हैं एंड जैसा कि हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स ही प्रेजेंट नहीं होती बल्कि मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में तो सेंसरी न्यूरॉन से आ रही इम्पल्स को पहले ब्रेन के पास जाना चाहिए था एंड फिर ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद हमारी मसल्स को एक्टिवेट करता। बट हाथ जलने जैसी इमरजेंसी कंडीशंस में सेंसरी न्यूरॉन से आ रही इम्पल्स सीधा उस एरिया की मोटर न्यूरॉन्स के पास चली जाती है जिससे हैंड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड हाथ उस गर्म बर्तन से दूर हट जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास भी एनालिसिस के लिए जाती है। बट जब तक ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है जब तक हमारा हाथ ऑलरेडी सेफ हो चुका होता है। सी हाउ ब्यूटिफुली आवर बॉडी वर्क्स। इस सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन के बीच के डायरेक्ट कनेक्शन को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क आर टचिंग अ हॉट स्टोव, टचिंग अ पेन एटसेट्रा। भैया, जो हम डेली लाइफ में रिफ्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, जैसे कल मैंने रिफ्लेक्स से बॉल कैच कर ली थी, तो वो भी क्या ये रिफ्लेक्स है? दीज आर काइंड ऑफ लर्न रिफ्लेक्सेस। मतलब इनमें ब्रेन तो इन्वॉल्व होता है बट एक काम को रिपीटेडली करने से उसको नेक्स्ट टाइम करना बहुत इजी हो जाता है एंड उसमें ज़्यादा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ओके। पर भैया ये बताओ, आपने तो कहा था हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई ठंड पा, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का काम होता है बॉडी के बहुत से इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, डाइजेशन को कंट्रोल करना, वॉमिटिंग एंड सलाइवेशन को रेगुलेट करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। इन सब चीज़ों को हम इनवॉलंटरी इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इन चीज़ों को हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते।
इन चीज़ों को हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। टेल मी, क्या आपको सांस लेने के बारे में या खाने को डाइजेस्ट करने के बारे में सोचना पड़ता है? सोचो, अगर आपको हर एक सांस खुद से लेनी पड़ती या हर सेकंड अपने बीपी को कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ता, तो आप तो इसके अलावा और कोई काम कर ही नहीं पाते। इसीलिए हमारा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इन सारे काम को सबकॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल करता है। इंटरेस्टिंग, राइट? लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। हमारे हाइंड ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। हमारे सेरिबेलम का काम होता है बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना एंड हमारी बॉडी के सभी मूवमेंट्स में बॉडी का बैलेंस बना के रखना। अगर मैं आपके सेरिबेलम को हटा दूं तो आप एक सीधी लाइन में भी नहीं चल पाएंगे। चलो, हमने अपने ब्रेन के बारे में तो कर लिया डिस्कस। हमने देखा कि हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट यू नो, these are actually very delicate structures. So our brain is protected by a very thick skull and the spinal cord is surrounded by a vertebral column. हमने जितना भी ब्रेन के बारे में पढ़ा, that is not even scratching the surface. Our brain is a very complex organ and इसे समझने के लिए सालों लग जाते हैं. But we got a very basic understanding of the functioning of our brain. अरे दादाजी, कहाँ चढ़ गए आप? ह्यूमंस के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग एक्साइटिंग एंड डिफरेंट। यू नो, कुछ दिन पहले मैंने इस ग्लास के जार में ये प्लांट लगाया था। आई तो फाइंड प्लांट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं से कट कर दो तो कहीं और से उगाएंगे, सॉइल से पानी एंड सनलाइट से एनर्जी लेकर ग्रो करते रहेंगे। These are very fascinating creatures. But you know, प्लांट के स्ट्रक्चर्स एनिमल के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल होते हैं। फिर भी कैसे प्लांट के सभी पार्ट्स एलिगेंटली एंड ब्यूटीफुली अपना अपना काम करते हैं। ना ही प्लांट्स के पास ब्रेन है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम। फिर भी कैसे प्लांट के सभी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। तो चलिए चलते हैं प्लांट्स की इसी खूबसूरत दुनिया में एंड लेट्स सी हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हैपेंस इन प्लांट्स। प्लांट के सभी पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। लीव्स खाना बनाती हैं, रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं एंड प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन सब चीजों को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। So there is very nice control and coordination in entire plant. But आप लोगों की NCERT में control and coordination को movement से relate किया गया है। Yes, plants में movement भी होती है। क्या बात कर रहे हो सर? मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ लगा हुआ है, वो तो ना हिला 18 सालों से आज तक। हुआ है, बट तुझे दिखा नहीं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। देखा आपने कितनी कमाल की चीज है। इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही हम इस प्लांट की लीव्स को टच करते हैं, इस प्लांट की लीव्स शर्मा के बंद हो जाती हैं। क्रेजी, राइट? एंड आपने नोटिस किया, हमने सिर्फ प्लांट की लीव के एक पार्ट को टच किया, बट उसके आसपास की सारी लीव्स बंद हो गई। बट एक बात बताओ, प्लांट में तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं, तो इस टच की इंफॉर्मेशन बाकी लीव्स तक पहुंची कैसे? बेटे, मैं 80 साल का हो गया, मैंने तो ना सोची आज तक ये बात। दादाजी, क्या है ना कि प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बट प्लांट्स में भी कुछ डिफ्यूज इंफॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाई जा सकती है। सर, प्लांट में तो मसल भी नहीं होते, तो ये लीफ मूव हुई कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। यार, असल में ना इस केस में टच मी नॉट प्लांट के सेल्स अपने अंदर प्रेजेंट वाटर को बाहर निकालकर अपना शेप चेंज करते हैं, जिससे प्लांट की लीव्स बंद हो जाती हैं। देखो यार, प्लांट में दो तरीके से मूवमेंट्स होते हैं।
One is growth related movements and other one is non growth related movements. Non growth related movements वो movements होती हैं जिनमें प्लांट की ग्रोथ या सेल डिवीजन की जरूरत नहीं होती, जैसे इस टच मी नॉट प्लांट का टच होने पर बंद हो जाना, ट्यूलिप की पेटल्स का रात को बंद होकर दिन में वापस खुल जाना, रोडोडेंड्रॉन की लीव्स का ठंडे टेम्परेचर में कर्ल हो जाना, वीनस फ्लाई ट्रैप का मक्खी आने पर बंद हो जाना. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स. ये सारी मूवमेंट प्लांट के सेल की शेप एंड साइज चेंज होने की वजह से होती हैं, ना कि सेल डिवीजन से. पाजी मुझे तो ये ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं आया. बस. अच्छा पागल, बताता हूं. तुमने कभी खीरा, पम्पकिन, मटर की बेलों को नोटिस किया है? कभी देखा है कि उनमें छोटी छोटी रस्सियां होती हैं जो कि फेंसेस के अराउंड कॉइल करके उन्हें क्लाइम करने में हेल्प करती हैं. इन छोटी छोटी डंडियों को टेंड्रिल्स बोलते हैं. ये टेंड्रिल्स टच सेंसिटिव होते हैं. जैसे ही टेंड्रिल का सरफेस किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसके अपोजिट सरफेस के सेल्स डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो टेंड्रिल उस ऑब्जेक्ट के अराउंड कर्ल हो जाता है एंड धीरे धीरे उसे जकड़ लेता है. ऐसा नहीं है कि टेंड्रिल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते ही उसके अराउंड कर्ल हो जाएगा, जैसा कि टच मी नॉट प्लांट में होता है. टेंड्रिल को ऑब्जेक्ट के अराउंड कर्ल होने में कुछ दिन लगते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट सेल की शेप एंड साइज चेंज होने की वजह से नहीं, बल्कि सेल डिवीजन से नए सेल बनने की वजह से होती है. एंड क्योंकि इस मूवमेंट में सेल डिवीजन से होने वाली प्लांट की ग्रोथ इन्वॉल्व है, इसीलिए इस मूवमेंट को हम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट बोलते हैं. प्लांट में और भी बहुत सारी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें देख के लगता है कि प्लांट मूव हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्लांट को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रख दूं एंड उसे एक साइड से ओपन कर दूं, उसे एक विंडो के पास रख दूं एंड कुछ दिन बाद आके देखूं तो मुझे वो प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देगा. सो अगर आप पहले वाले प्लांट को अब वाले प्लांट से कंपेयर करोगे तो ऐसा लगेगा कि प्लांट मूव हो गया. एंड इस तरह की डायरेक्शनल मूवमेंट को हम फोटोट्रॉफिज्म बोलते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉफिज्म मतलब टेंडेंसी टू मूव. तो फोटोट्रॉफिज्म का मतलब हुआ टेंडेंसी ऑफ अ प्लांट टू मूव टुवर्ड्स लाइट. यू नो, प्लांट की स्टेम तो लाइट की तरफ बेंड करती हैं, बट प्लांट की रूट्स उससे दूर भागती हैं. एंड जिस तरह से लाइट का प्लांट की डायरेक्शनल मूवमेंट पर इफेक्ट होता है, उसी तरह ग्रेविटी का भी प्लांट की मूवमेंट्स पर इफेक्ट होता है. प्लांट की रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो होती हैं, बट स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट. एंड ग्रेविटी से होने वाली ये मूवमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ जियोट्रॉफिज्म. इसी तरह से प्लांट में हाइड्रोट्रॉफिज्म और कीमोट्रॉफिज्म भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की रूट्स हमेशा पानी की तरफ मूव करती हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रॉफिज्म. एंड पोलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉफिज्म. सर मुझे तो एक कीमो वीमो कुछ समझ नहीं आया. अरे कोई गल नहीं, बाकी तो समझ में आ गया ना. जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट. सर ये सब तो ठीक है, पर प्लांट की डायरेक्शनल मूवमेंट होती कैसे है? मतलब प्लांट एक ही डायरेक्शन में कैसे ग्रो हो जाता है? अरे यार, मैं तुम्हें बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं. जैसा कि हमने देखा था कि प्लांट की स्टेम हमेशा सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करती है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्लांट की स्टेम की टिप में एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन प्रेजेंट होता है. ये हार्मोन प्लांट सेल्स की ग्रोथ करवाता है. तो मान लो अगर प्लांट की स्टेम की राइट साइड से सनलाइट आ रही है तो ये ऑक्सिन नाम का हार्मोन लेफ्ट साइड में डिफ्यूज हो जाएगा, जिससे लेफ्ट साइड की ग्रोथ राइट साइड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, जिससे कि प्लांट राइट साइड की तरफ बेंड हो जाता है. ओ मजा ही आ गया. बेटे, लग तो मुझको भी रहा है कि मेरा दाहिने हाथ बाइने वाले से छोटा हो गया है. खाना खाने में तकलीफ होती है. दादाजी, आपकी बीमारियां तो दुनिया से अलग हैं. खैर, ऑक्सिन के अलावा भी प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गिबरेलिन्स, जो प्लांट की स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है.
एंड जो ऑक्सिन की तरह ही स्टेम की ग्रोथ करवाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड नाम का एक हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है और इथाइलिन नाम का एक हार्मोन फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर हम एक कच्चे खरबूजे को एक पके हुए खरबूजे के साथ रख देते हैं तो पके हुए खरबूजे से निकल रही इथाइलिन इस कच्चे खरबूजे को भी पका देती है एंड इसका कलर चेंज हो जाता है। सर इतनी सारे इंफॉर्मेशन मुझसे तो याद नहीं होगी। अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों की एनसीईआरटी में लिखे थे इसीलिए बता दिए। जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट। चलो, इसी के साथ हमारा प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट खत्म होता है। आई होप आई मेड यू रियलाइज कि हाउ वेल कोऑर्डिनेटेड प्लांट्स आर। खाली प्लांट्स एंड एनिमल्स ही नहीं, हमारा पूरा अर्थ एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। एवरीथिंग इन इट फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग वर्क इन वेरी ब्यूटिफुल कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। जस्ट इमेजिन हाउ क्रेजी इट इज। बट हम इंसान न जाने क्यों इस ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई एक बात सीखनी हो तो जस्ट रिमेंबर कि डू नॉट डू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स दिस ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन। ट्राई टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज। अच्छा यार, ये बता, डू यू थिंक कि हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी सारी चीजें कर सकता है? क्या भैया, आपने जो बोला था हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, और अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं मानता हूं कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत कमाल की चीज है, पर एक चीज समझने की कोशिश करो। हमारा नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से बना हुआ है एंड इन पॉइंट्स के बीच एक बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। बट द प्रॉब्लम इज कि नर्वस सिस्टम से निकल रहे सिग्नल्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं जिन्हें शायद हमारा नर्वस सिस्टम इतने अच्छे से ना कर पाए। बेटे, मुझे तो तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। अभी समझाता हूं। मान लो कि ये एक मसल है एंड मुझे इसे मूव कराना है, तो व्हाट शुड आई डू? उसमें क्या है भैया, हम इसे नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल भेज देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मुझे इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा तो मैं इसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। बट मान लो इसकी जगह कोई दूसरी ऑर्गन होती एंड उसे हमें 1 घंटे तक या फिर उससे भी लंबे टाइम तक कोई काम करवाना होता, तो डू यू थिंक नर्वस सिस्टम वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर दिस वर्क? हाँ, नर्वस सिस्टम सिग्नल्स तो भेज सकता है, बट इस काम के लिए हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार 1 घंटे तक इसे सिग्नल भेजना होगा। एंड अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस ऑर्गन को कई सालों तक लगातार सिग्नल भेजना है, तो डू यू थिंक नर्वस सिस्टम इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस? हमारा नर्वस सिस्टम शॉर्ट टर्म एंड स्पेसिफिक सिग्नल भेजने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, बट हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं जिनके लिए हमें स्लाइटली डिफ्यूज एंड लॉन्ग टर्म सिग्नलिंग की ज़रूरत होती है। एंड ऐसे ही लॉन्ग टर्म सिग्नल्स को भेजने के लिए हमारी बॉडी हॉर्मोन्स का यूज़ करती है। हॉर्मोन्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी के बहुत से पार्ट्स में फॉर्म होते हैं एंड बनने के बाद ये हॉर्मोन्स उस पार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में चले जाते हैं एंड ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद ये हॉर्मोन्स ब्लड वेसल के ह्यूज नेटवर्क के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। बट भैया, ये हार्मोन काम कैसे करते हैं? अरे भाई ठंड पा, बता रहा हूं। असल में क्या है ना, बॉडी के जिस पार्ट को इन हार्मोन से सिग्नल पहुंचना होता है उस पार्ट के सेल्स में इन हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड जैसे ही ये हार्मोन्स इन रिसेप्टर के कांटेक्ट में आते हैं उसी समय सेल को किसी पर्टिकुलर काम के लिए सिग्नल पहुंच जाता है। देखा आप लोगों ने,
कितना ब्यूटीफुली हमारी बॉडी ने एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल पहुंचा दिया। एंड इस ट्रांसमिशन के लिए हमें किसी ह्यूज न्यूरॉन्स के नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे कि नर्वस सिस्टम में पड़ती है। हमारी बॉडी ने जस्ट हमारी ब्लड वेसल के ह्यूज नेटवर्क का यूज़ करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल पहुंचा दिया। क्रेजी राइट? हमारी बॉडी फास्ट एंड स्पेसिफिक सिग्नल्स भेजने के लिए नर्वस सिस्टम का यूज़ करती है एंड लॉन्ग टर्म सिग्नलिंग के लिए हॉर्मोन्स का। एंड ऐसा नहीं है कि ये दोनों सिस्टम अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड हमारी बॉडी में सिग्नलिंग का एक ब्यूटीफुल वेब क्रिएट करते हैं। भैया मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है। नो, मैं मान ही ना सकूं मेरी बॉडी में ये सब चल रहा है। मैं तो बड़ा सीधा साधा आदमी हूं। खैर, अब हम हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले कुछ मेन हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट इन हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन फॉर्म करते हैं एंड फॉर्म करने के बाद उन्हें सीधा ब्लड में रिलीज कर देते हैं। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है किसी सब्सटेंस को बनाकर उसे डक्ट के थ्रू बॉडी सरफेस पर रिलीज कर देना। ये बॉडी सरफेस या तो एक्सटर्नल हो सकता है जैसे कि हमारी स्किन, या फिर कोई इंटरनल बॉडी सरफेस हो सकता है जैसे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर लिवर, जो कि बाइल बना के उसे एक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा बनाकर उसे डक्ट के थ्रू माउथ तक पहुंचाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स स्किन पर स्वेट रिलीज करते हैं। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो डायरेक्टली ब्लड में ही अपने प्रोडक्ट्स रिलीज कर देते हैं, इसलिए उन्हें किसी डक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। चलो अब कुछ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। सबसे पहले आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करना, जो कि बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। यस, आपने सही सुना। अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो इंसान कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड अगर ज़्यादा बनेगा तो कुछ ऐसा। अरे भैया ये तो खली है ना? यस, खली में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर था एंड उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बन रहा था। यही वजह है कि वो इतने ह्यूज हैं। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन से होने वाली इस कंडीशन को हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ग्लैंड पर चलते हैं। अगर आप ब्रेन से नीचे नेक पर आएंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड दिखाई देगा, जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंड बॉडी में इन सब का एक ब्यूटीफुल बैलेंस बनाकर रखता है। अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगी। ये ऐसा ही होगा जैसे एक स्टीम इंजन में और ज़्यादा कोल डालना। एंड थायरोक्सिन के कम होने से बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। इसीलिए थायराइड का अप्रोप्रिएट अमाउंट में बॉडी में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाली थायराइड का ही नहीं, बॉडी के सभी हार्मोन के लेवल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है, ताकि ना ही इनका अमाउंट ब्लड में कम हो एंड ना ही ज़रूरत से ज़्यादा। चलो इसी के साथ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप लोगों के नमक में आयोडीन है? टूथपेस्ट में तो नमक है, पर नमक में आयोडीन है या नहीं ये तो पहली बार सुना है। पगला गया है लगता है। यू नो, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आयोडीन के थायरोक्सिन नहीं बन सकता एंड बिना थायरोक्सिन के बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। हमारा थायराइड ग्लैंड भी जब बिना आयोडीन के थायरोक्सिन बनाने की कोशिश करेगा
तो वो साइज में एनलार्ज हो जाएगा एंड इसी कंडीशन को हम गोइटर बोलते हैं। द मेन प्रॉब्लम विद आयोडीन इज कि मेनलैंड्स में आयोडीन की बहुत कमी है। सी के पास रहने वाले लोगों को तो सी फूड से एंड सीवीड से आयोडीन मिल जाता है, पर मेनलैंड्स पे आयोडीन काफ़ी कम है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम खाने में आयोडीन मिक्स कर दें ताकि लोगों में आयोडीन की कमी ना हो। क्या आप कोई ऐसे खाने की चीज़ बता सकते हैं जो शायद इंडिया का हर एक इंसान खाता हो? नमक। यस, नमक। सॉल्ट इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सॉल्ट में आयोडीन मिक्स कर दिया, जिससे हमारी कंट्री में आयोडीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गई। अब आप बताइए, क्या आपके नमक में आयोडीन है? हाँ नमक। वेरी गुड। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ चलते हैं, जो कि हैं एडर्नल ग्लैंड्स। एडर्नल ग्लैंड्स एक कैप की तरह किडनी के ऊपर बैठे होते हैं। एडर्नल ग्लैंड्स एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे हम एपिनेफ्रीन बोलते हैं। ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। जब भी बॉडी किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होती है तो हमारे एडर्नल ग्लैंड्स एपिनेफ्रीन रिलीज करते हैं। ये एपिनेफ्रीन हमारे हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी आने वाले खतरे के लिए सतर्क हो जाती है। हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने से हमारी बॉडी की मसल्स को ज़्यादा ब्लड एंड ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी बॉडी खतरे से लड़ने के लिए या फिर उससे दूर भागने के लिए तैयार होती है। भैया कोई एग्जाम्पल दे के समझाओ ना। मान लो कि तू जंगल में घूमने गया एंड अचानक से तेरे सामने एक शेर आ गया, तो इस सिचुएशन में हमारे एडर्नल ग्लैंड्स एपिनेफ्रीन रिलीज करेंगे, जिससे हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा एंड मसल के पास ज़्यादा ब्लड एंड ऑक्सीजन पहुंचेगा, जिससे तू ज़्यादा फास्ट एंड ज़्यादा दूर तक भाग पाएगा। ये तो हो गया एक रियल थ्रेट, बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक्चुअली लाइफ को कोई हार्म नहीं होता। जैसे अगर मैं तुझे कहूँ कि जाके एक ऑडिटोरियम में स्पीच देकर आ, तो उस सिचुएशन में भी हमारी बॉडी वही सेम रिस्पॉन्स शो करेगी जो उसने शेर वाले केस में किया था। हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, सांस फूलने लगेंगी। क्रेजी राइट? बट डू यू थिंक इस केस में हमारी मसल्स को ज़्यादा ब्लड एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नो, इस सिचुएशन में तो उल्टा हार्ट रेट बढ़ने से एंड सांस फूलने से आप और ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमारी बॉडी खुद के लिए ही प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर लेती है? भैया आप तो कहते थे हमारी बॉडी बड़ी कमाल की चीज़ है, अरे इसको इतना भी नहीं पता। इट्स नॉट अबाउट कि हमारी बॉडी को ये पता नहीं है, इट्स जस्ट कि खतरा आने पर हमारी बॉडी का ये फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स कई साल पुराना है। लाखों करोड़ों साल से हमारी स्पीशीज, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रेजेंट है एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में ये रिस्पॉन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब सिचुएशन ये है कि जिस रेट से ह्यूमन सोसाइटी ग्रो कर रही है उस रेट से ह्यूमंस ग्रो नहीं कर रहे। अब सिचुएशन पहले वाली नहीं है। अब रियल फिजिकल थ्रेट्स की जगह मोस्टली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस प्रेजेंट होते हैं। पर हमारी बॉडी तो वही पुराने वाली है ना। हमारी बॉडी रियल फिजिकल थ्रेट्स में एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती एंड वही सेम रिस्पॉन्स शो करती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हमारा थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन तो बहुत जल्दी डेवलप हुआ, बट हमारी बॉडी शायद हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर पाई। इसीलिए हमारा ब्रेन तो शायद बाकी एनिमल से एडवांस हो, पर शरीर तो वही जानवरों वाला ही है ना। इसीलिए आप लोग जितना नेचुरल लाइफस्टाइल जियोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे एंड अनप्रोसेस्ड फूड खाओगे, उतने हेल्दी रहोगे। तू होगा जानवर, मैं तो ना हूं। हाँ दादाजी, आप तो एलियन हो। बदतमीज। ओके, चलो अब हम अपनी गाड़ी को नेक्स्ट स्टॉप पर लेकर चलते हैं, जो कि एडर्नल ग्लैंड्स के पास ही है, जिसका नाम है पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज बड़ा स्पेशल ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन भी है एंड एक्सोक्राइन भी। ये डाइजेस्टिव जूसेस बनाकर इंटेस्टाइन में रिलीज करता है और साथ ही साथ इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाकर उसे ब्लड में रिलीज करता है। आई एम श्योर आप लोगों ने इंसुलिन का नाम तो जरूर सुना होगा। हाँ हाँ, मैं तो रोज इंसुलिन लेता हूँ। अरे वाह, बट क्या आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन काम क्या करता है? असल में फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स इंटेस्टाइन में ब्रेक होके ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं एंड खाना खाने के कुछ टाइम बाद ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी के सेल्स इस ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को इंसुलिन के बिना अपने अंदर नहीं ले सकते। तो अगर इंसुलिन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी के सेल्स ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड इसी कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। आप लोगों को डायबिटीज के बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जान लीजिए कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने से, एक्सरसाइज ना करने से एंड तला हुआ ऑयली खाना खाने से डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड डायबिटीज़ एक बहुत ही गंदी डिजीज़ है। इसकी वजह से आगे जाके बॉडी में 100 प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसीलिए आप खुद भी हेल्दी लाइफस्टाइल दीजिए एंड अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट कीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई एक चीज़ सीखनी हो तो वो ये है कि लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बेशक से पढ़ाई कम कर लीजिए, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। ओके, चलो इसी के साथ हम अपने लास्ट हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हैं सेक्स हार्मोन्स। भैया लास्ट नहीं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। शांत भाई शांत। वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा ही कि सेक्स हार्मोन्स का क्या काम होता है। सेक्स हार्मोन्स प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम उनके टेस्टिस बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जिनसे उन्हें बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, चेस्ट हेयर एंड प्यूबिक हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली फीमेल्स की ओवरीज प्यूबर्टी के समय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती हैं, जिससे उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, प्यूबिक हेयर ग्रो होना। बेसिकली ये सेक्स हार्मोन्स मेल्स एंड फीमेल्स की बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। चलो इसी के साथ हमारा हार्मोन वाला पार्ट खत्म होता है एंड फाइनली हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी एंड होता है। थैंक यू।